मॉर्निंग। आज इंडियन पॉलिटी का 5वां वीडियो डालने जा रहे हैं। आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी भी प्रकार का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टीचर, आपको सभी में यह वीडियो फायदेमंद होगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आज इंडियन पॉलिटी का 5वां वीडियो चल रहा है। इसमें क्या कल जो बता रहे थे इंडियन पॉलिटी में, कल जो चल रहा था इंडियन पॉलिटी में, कल हम बताए थे कि 552 देशी रियासत को मिला करके कैसे भारत एक देश में मिलाया गया, कैसे भारत में बनाया गया, मतलब एक भारत बनाया गया। कल यही बताया था आप लोग को, है ना। कल इस बात हम चर्चा किए थे, कल इस बात की चर्चा किए थे कि 3 राज्य को मिलाने में परेशानी हुआ था। पहला हुआ था जूनागढ़ को, दूसरा हुआ था हैदराबाद को, और तीसरा बात हुआ था कश्मीर को। समझे ना। कश्मीर में बताए थे कि ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे, यहाँ पर कश्मीर है, ब्रिगेडियर उस्मानी जितना भी आतंकवादी थे, काबिली आतंकवादी थे, उस सबको रगड़ रगड़ के भगा दिए थे। लेकिन भगा दिए थे तो कुछ दूर पे उन लोग को कब्जा, कश्मीर में कुछ दूर पर कब्जा कर लिए थे। मतलब इन लोग को नौशेरा तक, कहाँ तक, नौशेरा तक जाके इन लोग क्या किए थे, वहाँ से रगड़ दिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे कश्मीर में, इसको कहाँ तक रख दिए थे, नौशेरा तक। उसके बाद नौशेरा में जब रख दिए तो वहाँ क्या हो गया, नौशेरा में उनकी अपनी तोप से रिटर्न होके गोला लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ शहीद हो गए थे। यहाँ तक बता दिए थे। जब ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए तो जम्मू कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध को बंद कर दिए। युद्ध को बंद करके मामला कहाँ ले चल गए, इंटरनेशनल कोर्ट में ले चले गए कि हमको भाई इतना स्वभाव जो है, जो पीओके भी कहलाता है, वो पीओके हमको दे दो। इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। और जब कोर्ट में चले गए तो मामला बहुत लंबा चला गया, अभी तक मामला चल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट कहता है ये कि भाई ठीक है, पीओके भी आपका है, पीओके वाला जो है, जैसे यहाँ पीओके है, समझिएगा, ये जो पीओके है, ये पीओके आपका जो अपना है, तो वहाँ आप जनमत संग्रह करवाइए। जैसे पीओके यदि आपका अपना है, जैसे माने कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, तो पीओके इतना सुभाग में है, तो इनको कहा गया कि ठीक है, यदि आपका ये अपना भाग है, इंटरनेशनल कोर्ट का, यदि इतना आपका अपना भाग है, यहाँ पर क्या करवाइए, जनमत संग्रह कराइए। अब व्यक्ति से पूछिए कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि भारत में रहना चाहते हैं। यदि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, भारत में रहना चाहते हैं तो ठीक है, आपका भाग हो जाएगा। लेकिन जनमत संग्रह कराने की परेशानी क्या है कि जिस तरह कहते गलत था कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया था, कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाए थे। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट कहता है कि आप पीओके को जनमत संग्रह से भारत में मिला लीजिए। अब देखिए परेशानी क्या है, जैसे देखिए यहाँ की जम्मू कश्मीर है, ये पीओके है, ये क्या है, पीओके है। तो पीओके के तरफ जो रहते हैं व्यक्ति, जो भी मुस्लिम समुदाय के रहते हैं, इधर जो रहते हैं, जो भारत में रहते हैं, दोनों के रहन सहन में बहुत अंतर है। समझ रहे हैं। इधर वाले को बिजली, घर, मकान, रोड सब सुविधा है, अब पीओके वाले को परेशानी है। तो पीओके वाले जो हैं खुद विद्रोह कर देते हैं पाकिस्तान में और कहते हैं कि हम भारत चले जाएंगे, किधर भी जाएंगे, भारत में चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या करता है, पाकिस्तान एक चाल चलता है। वो जानते हैं, अगर उसको लगता है कि इधर वाले जो हैं, कश्मीर वाले मुस्लिम हैं, यदि अच्छा जिंदगी जिएंगे तो पीओके वाले को मतलब अपने आप भारत में आके मिल जाएंगे, फिर हमारे विद्रोह हो जाएगा। तो उन लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले रह रह के आतंकवादी को भेजते हैं कश्मीर के, भारत में, मतलब भारत के कश्मीर में आतंकवादी को भेजते हैं। और आतंकवादी को भेजते हैं तो कुछ आतंकवादी क्या करता है, सेना पर पत्थर मारता है, कुछ आतंकवादी का सेना से मुठभेड़ भी होता है, कुछ आतंकवादी क्या होता है, ठीक मार देते हैं, निर्दोष व्यक्ति को भी मार देते हैं। तो वे इसलिए करते हैं कि इधर अशांति फैला हुआ रहे,
इधर अशांति फैला हुआ है। मतलब भारत के जो मुस्लिम हैं, जो कश्मीर के मुस्लिम हैं, उनको ये नहीं चाहते हैं कि इधर वाले मुस्लिम अच्छा ज़िंदगी जिए, क्योंकि जब अच्छा ज़िंदगी जिएंगे तो पीओके वाले जो भी मुस्लिम हैं, जो भी उधर के व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे। वो कहेंगे भारत में रहने वाले सब अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, हम पाकिस्तान में बदहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, हम भी उधर जाएंगे। इसीलिए क्या करता है, रह रहा कि वो आतंकवादी हमला करवाते रहता है। अब देखिए, आतंकवादी हमला करवाने से क्या होता है समझिएगा। आपको लगता है आतंकवादी हमला करने से क्या होता है सर, वहाँ तो निर्दोष व्यक्ति को मारा जाता है, लेकिन होता क्या है, पाकिस्तान का क्या मंशा अथी होता है, मंशा जो होता है उसको क्या क्या उसमें फायदा जाता है, इसे वो भारत पर करवाया हमला, आतंकवादी हमला। अब क्या आतंकवादी लोग क्या करते हैं, आतंकवादी लोग हमला किए, हमला करके फिर वही जितना आबादी है सभी आबादी में घुस जाते हैं, उन्हीं के भेष में, मतलब वही जो कश्मीरी हैं उनके मतलब वेशभूषा में जा करके आबादी में घुस जाते हैं। जब वो आबादी में घुस जाते हैं और सेना जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि कौन आतंकवादी है कौन पब्लिक है, और उसी अंतराल में सेना से कभी गलती हो जाता है, मारने को आतंकवादी को गोली मारता है पब्लिक को। जब पब्लिक को गोली मार देता है तो वहां पर उन लोग क्या करता है पाकिस्तान वाला, कि अपना आदमी को पैसा देके भेजता है, और जब पब्लिक को गोली लगता है ना तो सबको भड़काता है। देखो देखो भारत का सेना कितना क्रूर है, कितना हम लोग पर अत्याचार कर रहा है, आम व्यक्ति को भी जान मार रहा है। बताओ, देखो तो जिस व्यक्ति को गोली लगा वो कितना सीधा साधा व्यक्ति था, सबको बोलता है हाँ जी बहुत सीधा था, उसका कोई आतंकवादी से लेना था, वो कोई गलत काम करता था, लेकिन फिर भी सेना उसको गोली मार दिया। तो सेना तुम्हारा भलाई नहीं चाहता है, सेना तुम लोग को मतलब भड़का देता है झूठ सच बोल के। उससे पाकिस्तान में क्या होता है कि इधर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें असंतोष पैदा हो जाता है, क्या रहता है, असंतोष पैदा हो जाता है। उन लोग को लग जाता है कि नहीं, हमारे साथ जो भारत की जो सेना है गलत कर रही है, और इधर वाले को भी क्या लगता है, भड़का देता है। इन लोग भी इधर वाले भी बोलता है कि नहीं जी इधर मत आना, भारत में मत आना, इधर जो है हिंदू मुस्लिम कर देता है, सेना हम लोग पर कार्रवाई करता है, ऐसे करता है, ये थी करता है, सब तंग करता है, इसलिए इन लोग भी शांत रहता है, बदहाल जिंदगी जीता है लेकिन फिर भी शांत रहता है। उसको लगता है कि इधर जाएंगे सेना हमारे साथ गलत करेगी, समझ रहे ना। जबकि सेना क्या होती है, सेना आतंकवादी को टारगेट करती है, और आतंकवादी जो है उस लोग के भेष में उन्हीं लोग के भेष में घुस जाता है, और उससे क्या होता है, सेना को परेशानी हो जाता है। इस तरह से पाकिस्तान का मंशा अभी तक वही होता है कि इन लोग का व्यक्ति को अभी तक विश्वास, जो जनरल कश्मीर के व्यक्ति हैं उन लोगों को ये विश्वास नहीं जाग पाया है कि सेना हमारे हित के लिए है। और इन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, मतलब हम पाकिस्तानी सही है, भारत सही नहीं है। लेकिन जब भी जन्म संग्रह की बात आता है अंतर्राष्ट्रीय नाले में तो क्या होता है कि आप लोग हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोग को लगता है नहीं, यदि हम यहाँ जन्म संग्रह कराएंगे तो हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हमारे सपोर्ट में नहीं है, समझ रहे ना। ये जो भारत पाकिस्तान में ये विवाद अभी तक पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसका विवाद का जड़ कौन थे भाई, मेन जड़ कौन थे, हरि सिंह। हरि सिंह यदि जैसे देश आजाद हुआ था वो डायरेक्ट भारत में विलय कर जाते, भारत में क्या करते, विलय कर जाते। तो भारत में विलय कर जाते तो पूरा जम्मू कश्मीर पर किसका हक हो जाता, भारत का हो जाता। लेकिन हरि सिंह अपने बकले किए, वो शुरू के नहीं मैं भारत में नहीं मिलूंगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ अनथी लाऊंगा, पर्यटक लाऊंगा, मैं यहाँ सेब बेचूंगा, समझ रहे हैं ना। तो अपना भोलेपन नहीं किए, मैं अलग देश बनाऊंगा। इसके फेरा में क्या हो गया, आज पाकिस्तान मतलब पीओके जो है ये विवाद का घर बना हुआ है। यहाँ तक में पाकिस्तान कब्जा कर लिया है, और यहाँ पर जा सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए, डायरेक्ट कार्रवाई करते। अब किस कारण से नहीं कार्रवाई किया राम जाने, और वो कहाँ चल गया, इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। जिससे मामला अभी तक चल रहा है। और अभी भी जब भी जन्म सवेरा की बात आता है तो रूस इसको दबा देता है कि नहीं अभी जन्म सवेरा नहीं होगा, समझ रहे ना। अब धीरे धीरे यहाँ से धारा 370 हटने के बाद सब धीरे धीरे सब आबादी बस रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदमी अपने दूसरे भाषा वाले भी आदमी यहाँ पे बसेंगे, सब घुल मिल के रहेंगे, धीरे धीरे शांति आएगा। देखिए यहाँ तक तो हो गया
कि आपको भाई सभी देश राज्य को मिला करके एक देश बनाया गया। अब देखिए कश्मीर जो हरि सिंह जो थे, देखिए भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। सुनिएगा, हरि सिंह भारत में विलय करवाए कब जानते हैं? 26 दिसंबर 1947 को। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हरि सिंह जो थे भाई जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाए 26 दिसंबर 1947 को। लगभग वो 2.5 महीना तक बकलोल प्ले करते रहे। आज उनके बकलोल पने के ही कारण है कि हरि सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सुने ना, अब देखिए हरि सिंह को भी क्या था कि उनके मंत्री जो थे ना, उन लोग उसको बरगला रहे थे। समझ रहे ना, और इनका जो मंत्री था, हरि सिंह का जो मंत्री था, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बेटा उमर अब्दुल्ला के बेटा फारूक अब्दुल्ला, मतलब जो भी है उमर अब्दुल्ला, बोलने में हो गया। हाँ, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब जो भी हैं कश्मीर में वर्तमान में राज ही लोग कर रहे हैं, है ना। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, समझ रहे हैं, ये सब जो भी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला के क्या है? परिवार है। तो शेख अब्दुल्ला क्या थे? हरि सिंह के मंत्री थे, समझ रहे हैं। उन्हीं का परिवार में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनका बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला, बेटा हुआ उमर अब्दुल्ला। अब ये क्या है कि 26 दिसंबर 1947 को, कितना? 26 दिसंबर 1947 को जो है आपका कश्मीर आके भारत में मिला, और 2.5 महीना लग गया, और 2.5 महीना तक ये बकलोलपने करते रहे। तीसरा से आपको याद रखना है कि भारत में जम्मू कश्मीर कब मिला, तो कब बोलेंगे हम लोग? 26 दिसंबर 1947 को। जबकि भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और जम्मू कश्मीर कब मिला? 26 दिसंबर 1947 को। आप समझ रहे होंगे कि भारत में 3 देश को मिलाने में बहुत परेशानी, 3 देश को, देश बोलिए उसको, 3 देश को, छोटा देश को भारत में मिलाने में परेशानी हुआ था। हैदराबाद को, जूनागढ़ को और जम्मू कश्मीर को। हैदराबाद को हम लोग कैसे मिलाए थे? ऑपरेशन पोलो से बताए थे कल। जूनागढ़ को कैसे मिलाए थे? जनमत संग्रह से। और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? विलय करके मिलाया गया था। ये एग्जाम में परीक्षा पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था, तो बोलिएगा विलय करके। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? जनमत संग्रह करके। हैदराबाद को किसे मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो से। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सब सही था, भारत बन भी गया, भारत एक देश भी हो गया, सब चीज हो गया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चल गया, जो भारत में था वो भाग रहा था। अब सुनिए, जब भारत आजाद हुआ था ना, जब अंग्रेज इस पर शासन कर रहा था, तो यहाँ पर भारत में मात्र 4 राज्य था, ABCD। समझ रहे हैं? जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहा था ना, उस वक्त भारत में मात्र 4 राज्य था, ABCD। कितना था? मात्र ABCD राज्य था। ए में था ब्रिटिश, ए में था आपका ए में था ब्रिटिश शासित प्रदेश, बी में था देसी रियासत, सी में था कमिश्नरी, डी में था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये था केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में जब आजाद हुआ था तो भारत में मात्र 4 राज्य था। कौन कौन था? ABCD। ए था ब्रिटिश शासित प्रदेश, बी था देसी रियासत, सी था कमिश्नरी और डी था अंडमान निकोबार। समझ ना, जिस वक्त भारत आजाद हुआ था तो भारत में मात्र 4 राज्य था पूरे भारत में।
उस वक्त बिहार, पटना, यूपी, दिल्ली नहीं था। उस वक्त सिर्फ ABCD। वो था ब्रिटिश शासित प्रदेश, दूसरा था देसी रियासत, और सी था कमिश्नरी। इसको ब्रिटिश शासित प्रदेश, ब्रिटिश राज बोलिए तो ब्रिटिश शासित जो बोलिए, है ना। ए था ब्रिटिश शासित प्रदेश, बी था देसी रियासत, सी था कमिश्नरी, और डी था अंडमान निकोबार। अब देखिए ब्रिटिश शासित प्रदेश क्या था कि मतलब जहां भारत में जो बड़ा बड़ा शहर था, समझ रहे ना, जो भी बड़ा बड़ा शहर था, जब जो बंदरगाह था, जहां पर समुद्र के जो समुद्र के निकट में था, जैसे बम्बई, चेन्नई, मद्रास, इन लोग जो था ना, वहां पर क्या करता था, ब्रिटिश का ही आदमी वहां का राजा रहता था, जो अंग्रेज का, सुन रहे ना, उस राज्य का राजा कौन था, अंग्रेज का। और जहां जहां अंग्रेज राजा रहता था उसको बनाया था ब्रिटिश शासित प्रदेश। क्या बनाया था, ब्रिटिश शासित प्रदेश। उस सबका नाम रखा था ब्रिटिश शासित प्रदेश, एक राज्य, एक नाम था। जहां जहां अंग्रेज का राजा रहता था और जहां जहां अंग्रेज अपना शासन करता था जिस राज्य में, उसका नाम था ब्रिटिश शासित प्रदेश। तो 4 राज्य था वहां, तो ABCD। ए में क्या था कि अंग्रेज वहां शासन करता था। अब बी था देसी रियासत। बी क्या था, देसी रियासत। तो देसी रियासत में होता था ना कि जैसे मान लिए कोई छोटा सा राज्य है या छोटा सा देश जो भी मानिए, और वहां पर अंग्रेज सोचता था कि यहाँ से इनकम डायरेक्ट हम राज करेंगे ना, इस पर डायरेक्ट हम अपना आदमी से यहाँ शासन करवाएंगे ना, तो यहाँ ज़्यादा इनकम नहीं है, अब विद्रोह ज़्यादा होगा, ज़्यादा हमसे विद्रोह करवाएगा। तो वहाँ पर अंग्रेज दिमाग लगा दिया कि चलो भैया हम राजा नहीं रहेंगे और हम इस राज्य में शासन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए बिहार का एक मतलब, तो बिहार में डायरेक्ट अंग्रेज आके शासन नहीं कर रहा था। बिहार क्या में क्या कर लिया, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो भी यहाँ देश का राजा था तुम ही यहाँ राज करो, हमको यहाँ पर राज नहीं कर, डायरेक्ट रूप से हम नहीं रहेंगे, लेकिन तुमको क्या है कि जो भी पैसा होगा इसके एवज में इतना पैसा हमको देना होगा, समझ रहे ना। इस तरह से वो देसी रियासत, उस राज्य का नाम रखा देसी रियासत, जहाँ पर लोकल राजा रह रहे थे, समझ रहे ना। और लेकिन पैसा अंग्रेज ले रहा था उनसे, उनका नाम रखा देसी रियासत। और सी वो कमिश्नरी। सी क्या हुआ, कमिश्नरी। कमिश्नरी मतलब हुआ जैसे मान लीजिए देसी रियासत में था बिहार, लेकिन अंग्रेज को लग गया कि पूरे बिहार में राज करने से कोई फायदा नहीं है और परेशानी ही होगा, इसलिए उसको वहाँ पर जो लोकल राजा है उसको छोड़ दो। तो अंग्रेज दिमाग लगाया कि चलो पटना इसका जो शहर है ना, पटना से हमको अच्छा खासा इनकम आएगा, समझ ना। तो पटना में वो अपना आदमी पहुँचा दिया। तो पटना में भाई हमारा आदमी यहाँ शासन करेगा, आप पूरा बिहार में शासन कीजिए लेकिन पटना में आप नहीं कीजिएगा, पटना में डायरेक्ट हमारा आदमी रहेगा। तो उसका नाम रखा कमिश्नरी। क्या नाम रखा, कमिश्नरी, समझ रहे ना। बात समझ आ रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त या उसके पहले मात्र 4 राज्य था भारत। यहाँ बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सब कुछ भी नहीं था। ए था ब्रिटिश शासित प्रदेश, बी था देसी रियासत, सी था कमिश्नरी, और डी था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, ये पूर्ण राज्य नहीं था, ये केंद्र शासित प्रदेश था, यहाँ केंद्र का दबदबा रहता था, समझ रहे ना। इस तरह से मात्र 4 वो राज्य था, समझ रहे, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या हो गया ना कि चलो भाई तो ठीक है, जब तक अंग्रेज था 4 राज्य था। अब अंग्रेज जब भारत को आज़ाद कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी 4 राज्य अभी तक रह रहा है, ये ABCD, समझ रहे ना। तो क्या हो गया ना कि यहाँ पे भारत के जो लोग थे वो धीरे धीरे हल्ला करने लगे। क्या करने लगे भैया, हल्ला करने लगे कि भाई ये पूरे भारत को 4 राज्य में आप बांटे हुए हैं ABCD, इसको भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाइए। क्या बनाइए, अलग अलग राज्य बनाइए। पूरे भारत में सब हल्ला करने लगा, समझ रहे हैं कि भाई भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य कीजिए। ABCD से काम नहीं चलेगा, ABCD में बहुत परेशानी होता है, अब अलग अलग राज्य बनाइए भाषा के आधार पर। जब सब हल्ला करने लगा तो क्या किए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुने ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर एक हाई कोर्ट के जज एस.के. धर, हाई कोर्ट के जज एस.के. धर तथा जेबीपी कमेटी बनाया, जेबीपी कमेटी बनाए। क्या बनाए? जेबीपी कमेटी। मतलब एस.के. धर हाई कोर्ट के जज थे और जेबीपी, समझ रहे ना, जेबीपी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब इस कमेटी में थे। मतलब इसमें वो हाई कोर्ट का जज था और इसमें नेता लोग थे। जज थे एस.के. धर और नेता थे जेबीपी। जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, ये सब थे। तो दो कमेटी बनाया कि भाई कमेटी को कहा गया कि जाओ सर्वे करो पूरे भारत में और देखो जा करके कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना संभव है कि नहीं है। इन लोग जब सर्वे किए तो देखे कि नहीं सर, जब देखे सर्वे में किए ना तो कहे ना कि नहीं सर, भाषा के आधार पर राज्य बनाइएगा ना तो बहुत परेशानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत परेशानी हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य में 3-4 भाषा सब बोलता है, समझ रहे ना। और सब जो है अब कहेगा कि नहीं हमको सब अलग राज्य बनाइए, हमको अलग राज्य बनाइए, तो भटारी को आप कितना राज्य बनाइएगा? इसलिए भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही नहीं है। जब रिपोर्ट आया तो हो गया बनेगा, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए सबसे पहला कमेटी कौन बना? एस.के. धर तथा जेबीपी कमेटी। एस.के. धर और जेबीपी कमेटी ने राज्य बनाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसको याद रखना है। भाषा के आधार पर सबसे राज्य बनाने के लिए सबसे पहला कमेटी कौन बना? एस.के. धर तथा जेबीपी कमेटी। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। इधर तो मना कर दिया एस.के. धर जेबीपी। इधर था आंध्र प्रदेश, एक राज्य था आंध्र प्रदेश, समझ रहे ना। आंध्र प्रदेश में थे एक व्यक्ति थे पेट्टू, श्री रामलू। एक व्यक्ति का नाम था, आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पेट्टू श्री रामलू। ये क्या कहे कि भैया हमको भाषा का आधार पर अलग करवे करो, तेलुगु भाषा अलग करो, अलग राज्य बनेवे करो, समझ रहे हैं। वो पूरा है कि नहीं भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाइए, पेट्टू श्री रामलू। यहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या था कि रिपोर्ट मिला कि नहीं भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते हैं, और ये पूरा अड़ल है कि नहीं भाषा के आधार पर अलग राज्य बनना ही चाहिए। अब इनको बना कर दिया गया, नहीं बनना संभव नहीं है। अब क्या कि पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए कि आप नहीं बनाइएगा, हम भूख हड़ताल पर बैठे गए। अब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते भैया तुम भूख हड़ताल से हम पड़ जाएगा, तुम्हारे भूख हड़ताल से हम नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया गया। अब पेट्टू श्री रामलू बेचारा 52 से 55 दिन तक भूखे रहा, समझ रहे ना, 52 से 55 दिन तक वो भूखले रहा। अब भूखले रहा और मर गया। जैसी मरा तो आंध्र प्रदेश में तो बवाल हो गया। कहा ये जो है अंग्रेज से भी ज्यादा जालिम है, भूखले मार दिया। अंग्रेज जो था कि जब भूख हड़ताल करता था तो उसको भूख हड़ताल को खत्म करवा देता, ये तो भूखले छोड़ दिया। ये तो अंग्रेज से भी बहुत जालिम है। यहाँ भयंकर बवाल हो गया आंध्र प्रदेश में। डेली एगो नया नया पार्टी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुतला फूके, ऐसे तो बहुत बवाल हो गया। अब इस बात को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आया कि बहुत बवाल हो रहा है, ये कहानी हो रहा है 1952 के लगभग में। ये कब हो रहा है? 1952 के, सुन रहे ना। 1952 में ये क्या हो गया कि एकदम पूरा बवाल मच गया। जब पूरा बवाल मच गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इमोशनल हो गए, उनको लग गया क्या हम गलत कर दिए। तो तुरंत क्या कहे कि जाओ भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक राज्य बन जाएगा, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक राज्य बन जाएगा, समझ रहे ना।
भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक राज्य बन जाएगा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरह से सुनिएगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। कौन बना? आंध्र प्रदेश। इसको याद रखना है। बोले भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। बोले भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश बना, ये बना 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। अब सुनिए, मान लिया 5 को पटीदार है, एक पटीदार को कोई कुछ दे दिया, मान ली 5 मांग कर रहे थे, 5 पटीदार में से 5 पटीदार मांग कर रहे थे, एक पटीदार की मांग पूरा हो गया, तो बाकी 4 को जो वो भी हल्ला करने लगा। तो यहाँ पर क्या करने लगा? हल्ला करेगा, मराठी बोलने लगा कि भाई हम मराठी बोलने वाले को अलग बम्बई बना दो, गुजरात बोलेगा हम गुजरात बोलेगा गुजरात बना दो, सुन रहे ना, उड़ीसा उड़िया बोलने वाला हम उड़ीसा बना दो। इसलिए सब अब बवाल करना शुरू कर लगा, समझ रहे ना, कि भाई सब कहने लगा कि नहीं हमको सबको अलग अलग राज्य बनाइए, समझ रहे ना, सब हल्ला करने लगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारी परेशानी हो गया, सारा एगो तो हम बना के फंस गए, अब सब हल्ला कर रहा है कि भाषा का आधार पर बनाइए, भाषा का आधार पर बनाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू करे तो क्या करें? पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर क्या किए? एक फजल आयोग बनाए। क्या बनाए? फजल आयोग, समझ रहे ना, कौन आयोग बनाए? फजल आयोग बनाए। कौन बनाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए, समझ रहे ना, मैंने कौन बनाए? फजल आयोग, समझ रहे ना, मतलब वही एक व्यक्ति थे, वही उनको, उनका नाम फजल था, पूरा नाम दूसरा था, अंतिम नाम फजल है, जो फजल आयोग बनाए, समझ रहे ना। अब फजल आयोग बनाए 1953 में, तब बनाए 1953 में, और उसको कहे कि जाके पता लगाओ अब भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाना संभव है कि नहीं। शुरू बार बना था एसके धर, जेबीपी कमेटी, उन्होंने मना कर दिया। फिर जब फजल आयोग आया, वो भी जा करके पता लगाया, पूरा 3 साल सर्वे किया, तब फजल आयोग 1956 में, किसमें? 1956 में रिपोर्ट दिया। कब रिपोर्ट दिया? 1956 में रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाइएगा तो बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे राज्य में हम जब सर्वे किए, देखे बहुत सारी जगह में कि भाषा अलग अलग था, लेकिन मिलल जुलल था, सब एक दूसरे की भाषा को समझ जाते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि जैसे मान लीजिए बिहार में कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसमें हिंदी बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब मांग कर देगा कि हमको अलग अलग राज्य बनाइए। मतलब एक राज्य में छोटा मोटा त्रिमणी भाषा बोलने, अलग अलग भाषा बोलने वाला रह सकता है। आप भाषा के आधार पर अलग रिपोर्ट, अलग राज्य बना सकते हैं। जब फजल आयोग बना, वो कब बना? 1953 में, और रिपोर्ट कब दिया? 1956 में। अब फजल आयोग ने क्या कहा कि भाषा के आधार पर आप अलग अलग राज्य बना सकते हैं। फजल आयोग ने क्या कहा कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना सकते हैं। जब फजल आयोग रिपोर्ट दिया कि आप भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना सकते हैं, तो भैया फिर वर्तमान अब देखो क्या हो गया। ऐसा तो नहीं था कि फजल आयोग रिपोर्ट दे दिया और तुरंत भाषा के आधार पर राज्य बन गया। अब इसमें क्या हो गया कि पहले अगर फजल आयोग दिया, रिपोर्ट दिया और कहा भाषा के आधार पर राज्य बना, तो पहले इस कानून को लोकसभा में पारित करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में, फिर कहाँ जा करके आप राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। इसको जब फजल आयोग पथी किया, तो फिर इसको क्या हुआ ना कि 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, किसमें? 7वां संविधान संशोधन, मतलब संविधान में संशोधन किया गया, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में भारत में 14 राज्य बना। कितना बना? 14 राज्य।
अछोक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। समझ रहे हैं? जब फजल आयोग रिपोर्ट दिया तो उसमें क्या 1956 में तब भारत में 14 राज्य बन गया भाषा के आधार पर, अछोक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब देखिए, जब ऐसा बन गया कि यहाँ पर क्या था ना, एक राज्य था। सुन रहे हैं? यहाँ तीन गो मिलकर तीन भाषा तीन विचार वाले राज्य बन गया। एक बन गया, एक था हिंदी बोलता था, एक जो था पंजाबी बोलता था, और एक जो था हिमालय पर्वत के बगल में था। तीनों मिल करके एक राज्य बना था और उसका नाम था पेप्सू राज्य। क्या था? पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू राज्य। इसमें तीन प्रकार के व्यक्ति रहते थे। एक हिंदी बोलते थे, एक क्या बोलते थे? पंजाबी, और एक क्या बोलते थे? आपको यदि हिमालय पर्वत के बगल में थे। तीनों में हर समय विवाद होते रहता था, हर समय एक दूसरे पे टकराव होता था, क्योंकि हिंदी पंजाबी और पहाड़ के बगल में रहने वाले तीनों में मेल मिलाप नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हुआ ना कि यहाँ एक शाह को मतलब इसके लिए क्या किया गया कि भाई तीनों में जब नहीं बांध पा रहा है, पेप्सू राज्य बना था, तीनों में जब नहीं बन रहा है तो एक शाह कमेटी बनाया। क्या बनाया? शाह कमेटी। कौन कमेटी? शाह कमेटी। शाह कमेटी ने क्या काम किया कि तीनों जो एक राज्य में बनल था वो क्या काम किया, कहा हिंदी बोलने वाले को हरियाणा नाम दे दिया। हिंदी बोलने वाले को हरियाणा, हरियाणा कहा। जो अच्छा ठीक है, तुम तीनों नहीं तालमेल हो रहा, जो हिंदी बोल रहा हो हरियाणा हो जाओ, और जो पंजाबी बोल रहा है, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब कह दिया। समझ रहे ना? और जो हिमालय पर्वत के बगल में था, हिमालय पर्वत के बगल वाले को हिमाचल प्रदेश कह दिया गया। हिमाचल प्रदेश कहा गया। समझ रहे हैं? पेप्सू राज्य में तीन भाग में बांट दिया गया। हिंदी बोलने वाले को क्या कहा, चल जाओ भाई तू अथी हो जाओ, हरियाणा हो जाओ। पंजाबी बोलने वाले को क्या कहा, पंजाब हो जाओ। हिमालय अथी इसके बगल में जो है हिमालय पर्वत के बगल में है, हिमाचल पर्वत हो जाओ। तो तीनों को तीन राज्य में बांट दिया। अब यहाँ क्या परेशानी हो गया कि पंजाब और हरियाणा के बीच में छोटा सा शहर था चंडीगढ़। समझ रहे ना? और चंडीगढ़ में ये क्या था, पंजाब कहता था कि हम चंडीगढ़ को लेंगे और हरियाणा कहता था कि हम चंडीगढ़ को लेंगे। दोनों में विवाद हो गया। शाह आयोग जो था ये विवाद को सुलझाने के लिए क्या कहा कि चलो चंडीगढ़ दोनों के रह गया। चंडीगढ़ को ना किसका हो गया? दोनों को हो गया। तुम भी कुछ हिस्सा पर रहो और ये भी कुछ हिस्सा पर रहेगा, मतलब पंजाब भी रहेगा कुछ हिस्सा पर और हरियाणा भी रहेगा। लेकिन कुछ हिस्सा पर अब पंजाब राज करता है, कुछ हिस्सा पर चंडीगढ़, लेकिन राज नहीं करता है। ये देखिए इसका राज का कोई पावर है, ये अपना विधानसभा वहाँ बना चुका है, राजधानी अपना कर चुका है, लेकिन चंडीगढ़ में ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस पर किसका कानून चलता है, यहाँ पर केंद्र शासित है, केंद्र का दबदबा है। ये दोनों को किराया पर ले लिया गया कि चलो कुछ हिस्सा हम रहते हैं और कुछ हिस्सा तुम रहो, तो ना आपने बांट लिया, लेकिन प्रॉपर केंद्र के चंडीगढ़ में चलेगा किसका? केंद्र का चलेगा। समझ रहे ना? चलिए इस तरह से बंटवारा कर करके भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश समझते हैं ना, जिस पर केंद्र का बोलबाला रहता है, समझ रहे हो? केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। ये पूर्ण रूपेण राज्य नहीं होता है, इसमें केंद्र का ही बोलबाला होता है। समझ रहे ना? चलिए इस तरह से आज खत्म हो गया। कल हम आप लोग को इसका संविधान के भाग पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए, सब्सक्राइब किए।